गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की चर्चा की थी। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम नॉन साइक्लिक शुरू करेंगे। देखो बच्चा, आपको ध्यान हो तो कल हमने सबसे पहले पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट काम में लिया था साइक्लिक में, जिसको अपन और किस नाम से जानते हैं, P700। P700 के नाम से हम जानते हैं। ठीक, उसके बाद में इस P700 या PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकले थे और इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पर गए थे, फेरेडॉक्सिन में। या कुछ वैज्ञानिक क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां पर गए थे, FRS फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस में। ठीक है, यहां पर हमने क्या देखा था, अभिक्रिया केंद्र के चारों तरफ ये सहायक वर्णक अणु होते हैं और इन अभिक्रिया केंद्र को और सहायक वर्णक अणुओं को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटासोम। क्वांटासोम। और ये क्वांटासोम 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य पर, P700 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य पर क्या होता है बच्चों, एक्टिव होता है। किसको ग्रहण करके, सूर्य के प्रकाश को। सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य पर ये क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6, फिर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F, फिर इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन और पुनः इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया था, PS फर्स्ट में आ गया था। ठीक, और एक ATP तो फेरेडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के मध्य में बन गया था और एक ATP साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य में बन गया था। कितने ATP का निर्माण हो गया था बच्चों, 2 ATP का निर्माण हो गया था। ये हमने पढ़ा था कल। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कितनी बार चलता है बच्चों, ये 6 बार। तो कुल मिलाकर बच्चों कितने ATP बनेंगे, 12। कितने ATP बनेंगे, 12। ठीक है, ये कल हम पढ़ चुके थे। अब आज जो हम चर्चा करेंगे बच्चों, वो किसकी करेंगे, PS सेकंड PS फर्स्ट दोनों एक साथ काम करेंगे और हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एक बार आ चुका है एग्जाम में, आगे बात समझ में। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन 2018-19 में आ चुका है एक बार। ठीक, अब नॉन साइक्लिक के आने की संभावना क्या है, ज्यादा है। इसको अपन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण या जेड स्कीम के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ये सारे नाम इसी के हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या जेड स्कीम या अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण, ये सारे नाम किसके हैं, इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के हैं। मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान हो तो, कि अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण में PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों काम करते हैं। ठीक है, PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों काम करते हैं। देखो, अब हम एक बार बना रहा हूं मैं स्कीम, देखते जाना आपको। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आपको बनानी है, आपको याद हो जाएगी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो प्रारंभ होगा वो बच्चों PS सेकंड से होगा, जिसको अपन P680 के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसके चारों ओर भी ये सहायक वर्णक अणु पाए जाएंगे। सहायक वर्णक अणु भी पाए जाएंगे और सहायक वर्णक अणु और अभिक्रिया केंद्र, इनको अपन मिला के क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। हम जानते हैं PS सेकंड 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य पर क्या होता है, एक्टिव होता है। किसको ग्रहण करके, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके। एक एक चीज क्लियर है, सोलर एनर्जी,
ठीक है। अब बच्चों PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है, प्लास्टोक्विनोन में। कहां पर जाएगा, प्लास्टोक्विनोन में। ठीक, अब यहां पर भी एक धारणा और है, कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं पहले इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक ये फियोफाइटिन मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक क्या मानते हैं, प्लास्टोक्विनोन के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा साइटोक्रोम B6 में। कहां पर जाएगा, साइटोक्रोम B6 में, ठीक है ना। ये लो जी, फिर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F में, फिर इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन में जाएगा। ठीक, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, और फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके अंदर, प्लास्टोसाइनिन में। और यह इलेक्ट्रॉन पुनः कहां से चला था, PS सेकंड से, और यह इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, PS फर्स्ट में, जिसको अपन P700 के नाम से भी जानते हैं। कितने तरंग दैर्ध्य पर एक्टिव होता है ये, 680 नैनोमीटर से अधिक। यह आपकी सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, यानी PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन चला है और कहां पर आ गया, PS फर्स्ट में। ठीक, अब इससे वही सेम जो प्रोसीजर हमने कहां पर पढ़ा था, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, फेराडॉक्सिन में। कहां पर जाएगा, फेराडॉक्सिन में। इसको थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंच गया, फेराडॉक्सिन। ठीक, वही साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, यह आपका FRS। ठीक, फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकला और कहां पर आ गया, PS फर्स्ट में। कहां पर आ गया, PS फर्स्ट में, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई बच्चों, कमी हो गई। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी। तो ये कमी जल के प्रकाशिक अपघटन से पूरी होगी। जल के प्रकाशिक अपघटन से क्या होगी, ये बच्चों कमी पूरी होगी। यहां पर देखा आपने बच्चों कि PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन चला और PS फर्स्ट के अंदर क्या हो गया, एंटर हो गया। ठीक, यहां पर PS सेकंड जो है, इस PS सेकंड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में आ गया, PS फर्स्ट में आ गया। तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी जल के प्रकाशिक अपघटन से 4H2O, ये टूटता है 4H प्लस पर 4OH माइनस, और साथ में निकलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 4। इन 4 इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर लेता है, ये PS सेकंड इलेक्ट्रॉन, PS सेकंड ग्रहण कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर 2 आयन काम में आता है, Mn+2 और Cl-। इसको अपन फोटोलाइसिस बोलते हैं, यानी जल का प्रकाशिक अपघटन। ठीक, यानी जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, H+OH- और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर लेता है, PS सेकंड ग्रहण कर लेता है। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, जैसे ये जो H+ आयन है, ये H+ आयन जाएगा ठीक, और यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, एंजाइम यहां पर काम में आएगा, फेराडॉक्सिन NADP
रिडक्टेज, पैराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ठीक। और यहाँ से ये 4 H+ आयन ऊपर आएंगे और आने के बाद इस स्थान पर दो NADP है, उनका 2 NADPH2 में, NADPH2 में क्या हो जाएगा बच्चों, अपचयन हो जाएगा। तो 2 NADPH2 तो अपने को यहाँ पर प्राप्त हो गए, यानी कितने ATP मिल गए बच्चों, 6। कितने ATP प्राप्त हो गए अपने को, 6। और यहाँ पर एक ATP और बनेगा साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य में, और यहाँ पर भी अपने को एक ATP का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने ATP बन गए बच्चों, 7। कितनी बार चलेगा ये चक्र, 6 बार। कितने ATP बन जाएंगे, 42। कितने ATP बनेंगे, 42। अब देखो बिल्कुल सरल है, PS सेकंड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हुआ, ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन में पहुंचे या फियोफाइटिन से होते हुए प्लास्टोक्विनोन में पहुंचे, कोई दिक्कत। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 में गए, साइटोक्रोम F में गए, प्लास्टोसाइनिन में गए, और ये इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर गए, PS फर्स्ट में। तो यहाँ तक की जो गणित है इसके अंदर तो ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इन इलेक्ट्रॉनों की कमी को कैसे पूरा किया गया, जो जल है उस जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ मैग्नीज आयन और क्लोरीन आयन की उपस्थिति में, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, 4। कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए बच्चों, 4। और इन 4 इलेक्ट्रॉनों को किसने ग्रहण कर लिया, PS सेकंड ने ग्रहण कर लिया, ठीक। उसके बाद में PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन पैराडॉक्सिन में गए, FD NADP रिडक्टेज एंजाइम के माध्यम से NADP का क्या हुआ, अपचयन हुआ, और यहाँ से H+ वहां पहुंच गया। NADP का अपचयन होकर कितने NADPH2 का निर्माण हो गया, 2 का। कितने NADPH2 बन गए, 2। तो 2 तो NADPH2 का लाभ हमको यहाँ पर हो गया, और एक ATP हमारे पास साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य में बन गया। तो कुल मिलाकर हमको कितने ATP मिल गए, 7। भाई एक NADPH2 से कितने ATP मिलते हैं, 3। 2 से कितने मिलेंगे, 6 ATP वो और एक ATP वो, कुल मिलाकर कितने हो गए, 7। कितनी बार चलेगा चक्र, 6 बार। तो कितने ATP हो गए, 42। तो 42 तो अपने को यहाँ से मिल गए, और 12 ATP अपने को कहाँ से मिल गए थे, 12 ATP अपने को कहाँ से प्राप्त हो गए थे बताओ, 12 ATP अपने को प्राप्त हो गए थे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से। तो टोटल मिलाकर कितने ATP प्राप्त हो गए, 54। कितने ATP मिल गए, 54। ये 54 के 54 ATP, ये 54 के 54 ATP अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के बाद अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रवेश कर जाते हैं, और अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रवेश करके वहां पर इन 54 ATP अणुओं से एक ग्लूकोज के अणु का क्या होता है, निर्माण होता है। वहां पर बच्चों CO2 स्थिरीकरण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप एक ग्लूकोज का अणु बन जाता है। आगे बात समझ में। भाई हमने पाठ कहाँ से चालू किया था, एक बार पुनः सुन लो। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर अकार्बनिक कच्चे पदार्थ सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में आपस में मिलकर ग्लूकोज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और साथ में उप उत्पाद के रूप में कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है बच्चों, 2। एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन, और दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन दिन के समय संपन्न होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया रात्रि के समय संपन्न होती है। लाइट रिएक्शन के अंदर बच्चों 2 चरण हैं, एक तो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और दूसरा कौन सा है, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण हमने कल पढ़ा, हमने क्या देखा, PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रारंभ हुआ और पुनः इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुंच गया, PS फर्स्ट में पहुंच गया, और अपने को कितने ATP का लाभ हो गया, वहां पर 2 ATP का लाभ हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण या जेड स्कीम में यहाँ पर PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रारंभ हो रहा है, पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुंच गया, PS फर्स्ट में। कहाँ पर पहुंच गया, PS फर्स्ट में। यहाँ पर PS सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉनों की कमी कहाँ से क्षतिपूर्ति हुई, भाई जल का क्या हुआ, प्रकाशिक अपघटन हुआ।
जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले गए, पीएस सेकंड में चले गए। पीएस सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन से होते हुए किस में आ गया, पीएस फर्स्ट में। तो साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य एक एटीपी अणु का क्या हो गया बच्चों, निर्माण हो गया। इस पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन जो निकला वो FRS या FD से होते हुए और FD NADP रिडक्टेज माध्यम से NADP के पास पहुंचा, NADP का अपचयन हुआ और NADPH2 का क्या हो गया बच्चों, निर्माण हो गया। तो 6 एटीपी तो अपने को वहां प्राप्त हो गए, 1 एटीपी अपने को यहाँ प्राप्त हो गया, तो कुल मिलाकर अपने को कितने एटीपी प्राप्त हो गए, 7। कितने प्राप्त हो गए, 7। ये कितनी बार चला, 6 बार, तो कितने एटीपी बन गए, 42। इसको बच्चों जेड स्कीम इसलिए बोल रहे हैं, देखो जेड के आकार का दिखाई देता है, ऐसे जेड के आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसको अपन जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। जेड स्कीम के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह आपका चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या हो गया, समाप्त। हाँ बच्चों, थोड़ा सा हम इस पार्ट से संबंधित जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक कौन से प्रकाश में होती है, तो कई बच्चे तो ये सोचते हैं नीला, लाल, सफेद और हरा। 4 ऑप्शन हो गए मान लो हमारे पास, A B C D। अब कई बुक्स में देखोगे ना आप बच्चों, तो उसमें नीला दे रखा है। कौन सा दे रखा है, नीला, पर एक गलत है। इसका आंसर क्या आएगा, सफेद प्रकाश आएगा। 380 से 760 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य है, इस रेंज के अंदर अगर ये कंप्लीट प्रकाश पादप को मिल रहा है इस रेंज का, तो वो श्वेत प्रकाश है, उसको अपन दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम बोलते हैं। दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस कंप्लीट प्रकाश यदि पादप को कंटिन्यू रूप से मिल रहा है तो ये श्वेत प्रकाश है, सफेद रंग का प्रकाश है। इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी, सर्वाधिक होगी। अब बात आती है न्यूनतम कहां पर होती है, तो न्यूनतम होती है बच्चों हरे प्रकाश में, क्योंकि हरा प्रकाश, पत्तियां कैसे रंग की होती है, हरी, तो उन पत्तियों पर जब वो प्रकाश आपतित होता है तो इन पत्तियों के द्वारा इस प्रकाश को पुनः क्या कर दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा ग्रहण ही नहीं की गई पत्तियों के द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण की दर हरे प्रकाश में क्या होती है, न्यूनतम, और श्वेत प्रकाश में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। पहला छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आने वाला मुख्य वर्णक कौन सा है, तो आपको मैंने बता दिया था क्लोरोफिल। कौन सा वर्णक है मुख्य वर्णक बच्चों, क्लोरोफिल, ठीक है। और इन क्लोरोफिल के अंदर भी क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B ये मोस्टली काम में आते हैं। यही मुख्य वर्णक है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो अब क्लोरोफिल A के मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे, अभी काम आए हमारे। एक तो क्लोरोफिल A700 और एक क्लोरोफिल A680, जिनको अपन PS फर्स्ट और किस नाम से जानते हैं, PS सेकंड के नाम से, ठीक है ना, इस नाम से हम इनको जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक वर्णक कौन से हैं, पता ही है हमको, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक तो कैरोटिनोइड्स हो गया, कैरोटिनोइड्स, और एक सहायक वर्णक कौन से हो गए, फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स, ये 2 कौन से वर्णक हो गए, सहायक वर्णक। कैरोटिनोइड्स और फाइकोबिलिन्स ये दोनों कौन से वर्णक हो गए, सहायक वर्णक, ठीक। इसके बाद ये भी पूछ सकता है बच्चों आपसे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम की रेंज क्या है, तो 380 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक, ठीक है ना, ये इसकी क्या होती है, रेंज होती है। फिर उसके बाद देखो और छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण के अंदर जेड स्कीम में, कौन सी स्कीम में, जेड। अब वो ये नहीं बोल रहा है कि अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, वो क्या बोल रहा है, जेड स्कीम में
डायरेक्ट कितने एटीपी का लाभ होता है? तो अपने का आंसर क्या जाएगा? 1 एटीपी। आई बात समझ में? दो तो क्या बने थे बच्चों? NADPH2 बने थे जिनसे हमको 6 एटीपी मिले थे। पर बात करते हैं डायरेक्ट एटीपी की, तो वो कितने एटीपी बनता है? 1। जबकि चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में, साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन में 2 एटीपी अपने को डायरेक्ट प्राप्त होते हैं। कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? 2 एटीपी हमको डायरेक्ट प्राप्त होते हैं। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन हो सकता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर एक ग्लूकोज अणु उत्पन्न करने के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होती है? 54 एटीपी की। और इन 54 एटीपी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को कितनी बार चलना पड़ता है? तो अपना आंसर क्या जाएगा बच्चों? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। 6 बार में 2 एटीपी 12 और 6 बार में 7 एटीपी 42। तो 42 और 12 कितनी हो गई? 54। ठीक है ना? ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो इसके अलावा और आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं। हाँ, रोडोफाइसी वर्ग में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संचालित करता है? तो आपको मैंने बताया था, ध्यान हो तो, फाइकोइरिथ्रिन। जबकि साइनोफाइसी वर्ग में नीले शैवाल के हरे शैवालों में कौन सा पाया जाता है? आपको ध्यान हो तो साइनोफाइसी। फाइकोइरिथ्रिन, साइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ये साइनोफाइसी वर्ग के अंदर पाया जाता है। तो वो आपके जो नोट्स हैं उनको नोट्सों को एक बार ध्यान से पढ़ना, जो आपको PDF के थ्रू भेजे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी आप एक काम जरूर करो, बुक्स ले आओ, अपनी SP की किताब ले आओ। SP की किताब के अंदर जितना चैप्टर हो जाता है 2, 4, 5 दिन का एक बार पढ़ के, वीडियो देख के, और उसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न या अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए होते हैं उनको एक बार सॉल्व जरूर करो। बच्चों, हम हमारी मेहनत कर रहे हैं, आप भी आपकी मेहनत करो, क्योंकि यदि आप ध्यान नहीं दोगे सत्र उतना ही रहेगा। सत्र आपका, ये मान लो कि आप सोचो कि एग्ज़ाम जून में जाके हो जाएगी अगली साल, नहीं, मार्च में ही एग्ज़ाम होगी। तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखो। जो जो पढ़ाया जा रहा है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, उसको साथ साथ अपने पढ़ते चलो। धन्यवाद।